जो हम लोग कल 5 क्वेश्चन किए थे, उन पाँचों क्वेश्चन पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने लिखा तो था सही है, लेकिन उसको और इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की कला संस्कृति का विस्तार से वर्णन करें। इस विस्तार से वर्णन करने का मतलब कि थोड़ा लंबा क्वेश्चन लिखना है, कम से कम आपको 120 वर्ड में। ठीक है, तो पहले आपको कुछ ऐसे उदाहरण देने हैं जिससे स्पष्ट हो कि हड़प्पा सभ्यता में संस्कृति का विस्तार हुआ था। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर पे कि इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दे पाएंगे। देखिए, आपको यहाँ पे कई सारे चित्र दिया गया है, तो ये आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता में इस तरह की चित्र कहाँ मिली है। अब देखिए क्या कहता है यहाँ पे कि उस समय बसे लोगों में जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़े गए वस्तुओं जैसे कि आवास, मृदभांड, आभूषण, औजार, मुहर, ये सभी चीज़ें हमें वहाँ पर मिली है। इससे उनकी जीवन जीने की शैली पता लगती है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कई तरह के मन के ये सब चीज़ें वहाँ पे मिली हुई है। अब अगर आप एक थोड़ा सा मैप ड्रॉ करके, इस तरह का मैप ड्रॉ करके कहाँ पर क्या मिला है इसको लिख पाए तो और बेहतर हो पाता। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि संस्कृति, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कृषि, पशुपालन और कुछ शिल्पकारों के साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ कहाँ मिले हैं, मतलब कि हल जोतने का प्रमाण कहाँ मिला है, चावल का प्रमाण कहाँ मिला है, मनकी का प्रमाण कहाँ मिला है, स्नानागार का प्रमाण कहाँ मिला है, जो अनाज के भंडारण के लिए बनाया जाता था उसका प्रमाण कहाँ मिला, ये सभी लिखते तो और बेहतर हो पाता। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं, हाँ यहाँ से इसको पढ़िए क्या कहता है कि हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़ बकरियों और सूअर की हड्डियाँ शामिल हैं। पुनः पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। ठीक, अब यहाँ बोल रहा है कि जंगली जो सूअर है, हिरन है, घड़ियाल, हड्डियाँ मिली है। हम यह नहीं कह सकते कि यहाँ पर निवासी ये पालते थे या शिकार करते थे। ठीक है, तो एक तो बात स्पष्ट हो गई कि वो आखेट थे, मतलब कि शिकार करते थे। कुछ चीज़ों को बाद में पालना शुरू कर दिए, उसका अलग अलग उपयोग करना शुरू कर दिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन क्या था आपका? हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि सिंधु घाटी सभ्यता में आधुनिक नगरीकरण। अच्छा, नगरीकरण, ये लगभग आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखा था आप लोगों ने। नगरीकरण में क्या क्या था, तो उसमें था कि आपको अधिक से अधिक जो सड़कें थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, समांतर, और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। जो नाली थी, नाली क्या हुआ था, ढका हुआ था। बसावट जो थी वो पूरे नगरीकरण थी। जो आज जिस तरह से हम देखते हैं, चंडीगढ़ को बसाया गया है, नोएडा को बसाया गया है, तो जिन शहरों को बसाया गया है उनकी बनावट जो है बाकी शहरों से भिन्न है। ठीक है, पानी का निकासी का अच्छा व्यवस्था किया गया है कि जो ड्रेजिंग सिस्टम है वो बहुत ही बेहतर है। ये सभी नगरीकरण का चीज़ है। हालांकि ये क्वेश्चन आप लोगों ने सही लिखा है। अब क्या है कि दो ऐसा उदाहरण देना है जिससे स्पष्ट हो जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में पुनर्जन्म, मतलब कि पूर्व जन्म की धारणा या फिर अंधविश्वास की धारणा उन लोगों में मौजूद थी। इसके लिए हालांकि इसमें भी आप लोगों ने बेहतर किया, पहले से बेहतर आप लोगों ने किया। ठीक है, अच्छा, इसके लिए क्या है कि आपने एक थ्योरी दिया है, इन थ्योरी के साथ कुछ प्रमाण देते हैं कहाँ पे क्या मिला है, कहाँ पर क्या मिला है। ये तो इससे और अच्छा बेहतर हो पाता है कि, हाँ एक मिनट आते हैं,
देखिए अब यहाँ पे क्या है कि सावधान मतलब कि जो एक मिनट, शव को दफनाने के जगह, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें मिली है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो लोग मर गए थे उनसे उनके साथ संपत्ति भी दफना दी जाती थी। ये सब चीज़ें कहाँ पे क्या मिली है ये आपको बताना है, ठीक है। कुछ कब्रों में मेदभान आभूषण मिले हैं, जिससे संभवतः एक ऐसी मान्यता है कि संकेत मिलता है कि इसके अनुसार वस्तुओं का मृत्यु के बाद मृत्योपरांत प्रयोग किया जाता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के सावधानों से आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक में मध्य हड़प्पा के कब्रिस्तान के उत्खनन में पुरुष के खोपड़ी के समीप शंख की छल्ली मिली है, ठीक है। ये सभी चीज़ें कहाँ मिली है, कब मिली, ये सब बातें अगर आप लिखते हैं तो बहुत आपके लिए प्रमाणिक होगा आंसर आपका। फिर क्या है, विलासिता की वस्तु की भी खोज की गई है, मतलब कि जो लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते थे वो सभी चीज़ें भी उनके साथ मिली है। चलिए अगर अब आते हैं हम लोग दूसरे चैप्टर पे। दूसरा चैप्टर में क्या है कि ये दो क्वेश्चन देखिए, सम्राट अशोक द्वारा अपनाई गई नीतियाँ, ठीक है। हालांकि ये तीनों आपके क्वेश्चन से हम उतना संतुष्ट नहीं हो पाए हैं, आप लोग जो ये इसका आंसर बनाया आप लोगों ने। तो पहले हम देखते हैं मगध साम्राज्य को बढ़िया से, ठीक है। इस चैप्टर ओपन करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। हम्म, तो क्या बोल रहा है कि महाजन पद का जो शासन था वो एक तो था, आपको लिखना था राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र था। अच्छा, राजतंत्र में अब महाजन पद कहाँ कहाँ पे, अगर आप मैप में दिखा पाते कि ये सभी महाजन पद कहाँ कहाँ पे, मुख्य रूप से वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती, कौन कहाँ पे है आज वर्तमान में, इसको लिख पाते तो और बेहतर होता, ठीक है। कहता है अधिकांश महाजन पद में राजा का शासन था, ये बात मैंने पहले ही बता दिया। लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध कई राज्य थे। गण मतलब कि एक तरह से मतलब राजा के शासन चलाया जाता था, लेकिन राजा अपने शासन के लिए छोटे छोटे संघ में बांट दिए हैं। जैसे आज हमारे यहाँ क्या है, संघवाद है ना, कि एक प्रधानमंत्री है वो सब पे गवर्न करते हैं, नहीं, वो अपने सहूलियत के अनुसार से अपने राज्य को 28 राज्यों में बांट दिए हैं। अब उसके 28 मुख्यमंत्री है, बाकी यूटी वगैरह है, उन सब पे मिल करके गवर्न करते हैं, ठीक है। तो ये थी वहाँ शासन व्यवस्था, जो कि आप लोग उतने बेहतर नहीं लिख पाए जो किताबों में है। अच्छा, ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैप में दिखाया अगर आप एक रफ, जरूरी नहीं कि एकदम सेम हो बहू जैसा है ऐसा ही लिख के जाए, आप कुछ नहीं कीजिए, ये बनाइए, ठीक है। आप दिखा दीजिए कि हाँ भारत का कौन सा पार्ट पे कितना क्या है, मगध कहाँ पे है, कौशल कहाँ पे, पंचाल कहाँ पे, ये बस एक रफली आप बना देते हैं ना, इससे आपके आंसर की प्रामाणिकता बढ़ जाती है, ठीक है। फिर आप लिख दीजिए कि वहाँ के लोगों के जीवन बसर कैसा था, लोग कैसे जीते थे, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, लोगों के वहाँ पे शासन व्यवस्था के लिए जो आय आती थी, इनकम कहाँ आता था, ठीक है। चलिए अब आते हैं मेनली मगध। तो मगध के लिए मैंने बोला था कि आखिर मगध इतना विशिष्ट क्यों था, है ना। तो देखिए विशिष्ट विशिष्ट होने का दो तीन कारण है। एक तो पहला कारण आप बता सकते हैं कि मगध तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ था। एक तरफ गंगा नदी, एक तरफ सोन नदी, एक तरफ घाघरा, जो सरयू है वो आकर के यहाँ पे घाघरा बन जाती है। उसके बाद इधर आपका उसका जो राजधानी था राजगिरी, राजगीर 5 पहाड़ियों से बना हुआ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उस समय जो आज झारखंड है वो पूरे बिहार था, और वो सोने का खदान था, ठीक है। बहुत जंगल थे, पेड़ पौधे थे, प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ था। उसके बाद फिर आता है कि उनके पास इतनी सारी जो सेना थे वो कई तरह के सेना थे, जैसे कि पैदल सेना थे, गज सेना थे मतलब हाथी की सेना थे, अश्व सेना थे मतलब घोड़े की सेना थे, ठीक है। चतुरंगिनी सेना थे मतलब आज के समय में जैसे हम लोग ब्लैक कमांडो कह सकते हैं, उस तरह के लोग थे। तो इस तरह उनके पास प्राकृतिक के साथ साथ अपने शासन को चलाने के लिए आधुनिक की सारी व्यवस्थाएं थी, जिसके कारण वो अपने आप को और बेहतर कर पाए, ठीक है। तो ये कारण था कि मगध सभी राज्यों में बहुत वो था।
ठीक है। फिर आता है कि जो अशोक सम्राट थे वो उतने अपने राज्य को विस्तार के लिए उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने देखिए कोई भी राज्य हो अपने विस्तार विस्तार तो करेगा, तो उन्होंने विस्तार के लिए कई सारे जैसे कि विवाह नीति या फिर युद्ध नीति अपनाया, ठीक है। बाद में अपने धर्म को प्रचार के लिए उन्होंने अहिंसा के बौद्ध का मार्ग अपनाया, और अहिंसा को अपनाने के लिए उन्होंने कई सारे स्थापत्य कला का भी मदद लिया। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये स्थापत्य कला का ही, मूर्ति कला स्थापत्य कला का ही एक प्रमाण है। तो ये सही बातें अगर आप लिखते हैं ना, तो आपकी आंसर में एक प्रामाणिकता आती है। फिर वो शासन कैसे चलाते थे, यहाँ देखिए शासन कैसे चलाते थे। तो कहता है कि राजनीतिक प्रमुख 5 केंद्र थे, राजधानी पाटलिपुत्र के, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी, ठीक है। तो ये सब आप देखिए कौन कहाँ पर है, आप ये सब जानते हैं कि उड़ीसा में सब उत्कल जिसे उस समय बोला जाता था, कलिंग का युद्ध, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसमें आपको आप ध्यान रखेंगे कि कई बार ये सब चीज़ें हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। अब द मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, तो इसको अब ये समझ सकते हैं कि उस समय भारतवर्ष के लिए स्वर्णिम काल बोला जाता है मौर्य काल को, क्योंकि कला में, शासन में, सैन्य शासन में, आधुनिकता में ये परिपूर्ण था, इसीलिए इसको मौर्य शासन को स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। इस तरह ये दोनों चैप्टर हम लोग देख लिए। बाकी आपको मैं हमेशा बोलता हूँ किताब को लाइन बाय लाइन पढ़िए। किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो शिक्षक या कोई भी नहीं आपको नहीं बताएगा, उसके लिए आपको किताब को लाइन बाय लाइन पढ़नी होगी, ठीक है। शासन के लिए चलाने के लिए देखिए यहाँ पे सिक्का के बारे में बताना है, राजा किस तरह अर्थव्यवस्था चलाता है। जैसे आज क्या है, सरकार चलाने के लिए क्या होता है, सरकार पैसा छापती है, शासन सेना रखती है, विदेशों से संबंध कैसे रखा जाता है, कूटनीतिक संबंध, प्रशासनिक संबंध, ये सब चीज़ें रखा जाता है, ठीक है। इसकी भी हम लोग देखेंगे कहाँ से सब आपको चीज़ें पता लगती है। तो ये देखिए अभिलेखागार के अभिलेख साक्ष्य मिलते हैं, ऐतिहासिक किताबें से पता लगती है, कोई मोनूमेंट से पता लगती है, ये सब चीज़ें हमें साक्ष्य होती है जिससे ये पता लगती है। हालांकि ये सब क्वेश्चन में आपको नहीं दिया था, ठीक है। टाइम लाइन याद रखेंगे, कब क्या घटनाएं घटी थी, ठीक है, कब क्या घटनाएं घटी थी, मोटा मोटी याद रखेंगे, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। बाकी आप रिविज़न करते रहिए, फिर मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो।